जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 देखा था और उसकी एक मुकम्मल डिस्कशन देखी थी। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 है हमारा एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एप्लीकेशंस और उसके यूजेस, मतलब कंप्यूटर कहाँ कहाँ पे और किन किन फील्ड्स में और कैसे इस्तेमाल होता है। ये चैप्टर एंट्री टेस्ट के हवाले से इतना ज़्यादा एज सच इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा एमसीक्यूज आते तो नहीं, क्योंकि मुकम्मल एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सारी बेसिक चीज़ें हैं। सिर्फ कंप्यूटर के यूजेस बताए हुए हैं और ये बताया हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा किन फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है और कम से कम किन फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कंप्यूटर जो है वो ऑलमोस्ट हर फील्ड में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस चैप्टर का पहला पेज है उसके ऊपर वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो चैप्टर नंबर 1 के पहले पेज पे थी। तकरीबन वही सारी बातें आपने इसको एक दफ़ा रीड करना है। इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो हर फील्ड में हमारी लाइफ में हमें नज़र आता है। कंप्यूटर के बगैर कोई भी फील्ड जो है वो कामयाब नहीं है। हर फील्ड अधूरी है अगर कंप्यूटर उसमें शामिल ना हो। आपको पता है कि आजकल हर कंपनी, हर ब्रांड, इवन के चाहे वो मेडिकल कंपनी ही क्यों ना हो, उन्होंने एक कंप्यूटराइज सिस्टम रखे हुए हैं और ऑनलाइन वो अपने काम कर रहे हैं और कंप्यूटर के ज़रिए से वो अपने बजट्स वगैरह बनाते हैं। तो हर अदारा, हर फील्ड कंप्यूटर की मोहताज है इस वक्त, हर कोई इसको यूज़ कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी मेजर फील्ड्स देखेंगे जिनमें कंप्यूटर जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और फिर किन किन तरीक़ों से कंप्यूटर जो है इनमें इस्तेमाल हो रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसने इस चैप्टर के नेक्स्ट पेज पे उसने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जो है वो बिज़नेस यानी कि कारोबार में कैसे इस्तेमाल होता है, यानी यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। अच्छा, तो ध्यान से आपने पूरे लेक्चर को समझना है। कल भी आपका जो टेस्ट था उसमें कोई इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो उम्मीद है कि आज का चैप्टर चूँकि आसान है तो इसमें से आपको एमसीक्यू पूरे पूरे नंबर लेने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो लेक्चर को गौर से सुनना और उसके बाद जो मैं आपको टास्क देता हूँ कि ये जो चीज़ें अंडरलाइन करवाई हैं ये आपने घर में एक दफ़ा पढ़नी है अगले लेक्चर से पहले पहले। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इससे फिर आपके एंटी टेस्ट की तैयारी होगी। अगर आप साथ साथ पढ़ते नहीं हैं तो फिर एंटी टेस्ट जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये बात मेरी याद रखें। ठीक है, अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ते, सिर्फ लेक्चर सुनते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइम है, आजकल वैसे भी और कोई एक्टिविटी तो है नहीं आपकी, सो पेपर भी वैसे भी कैंसिल हो गए, तो आपका आगे एंट्री टेस्ट ही है, इसी पे आपकी सारी चीज़ें बेस करती हैं। तो एंट्री टेस्ट आपने अच्छा देना है, तो आप लोग मेहनत करेंगे तो फिर फ़ायदा होगा। हमारे पास ऑलमोस्ट 24 to 25 डेज़ ही हैं बस। ठीक है, सो बिज़नेस में कंप्यूटर जो है वो किस किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। जब भी कोई शख्स कारोबार करता है, कोई कंपनी जो है वो एक कारोबार कर रही है, किसी भी तरह का कारोबार हो सकता है, वो कपड़े का कारोबार हो सकता है, वो मशीनरी का कारोबार हो सकता है, वो बर्तनों का कारोबार हो सकता है, कोई भी कारोबार है, छोटे से छोटा कारोबार हो या बड़े से बड़ा कारोबार हो, उसमें कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। अब कैसे इस्तेमाल हो रहा है, सबसे पहले तो वो कंपनी जो है वो कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अपनी मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग के बगैर कोई भी कंपनी जो है वो उस तरह से ऊपर लेवल पे नहीं जा सकती जिस तरह से बाकी कंपनी जो मार्केटिंग करती हैं वो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसके अंदर तरीकाकार है कंप्यूटर को यूज़ करके अपनी सेल को बढ़ाने का, वो होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग से मुराद है कि अपने जो एडवर्टीजमेंट्स करना, अपनी पब्लिसिटी करना, अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को दिखाना। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना उनको पता चलेगा। जैसे कि आप मुख्तलिफ एड्स देखते हैं फेसबुक के ऊपर, आप मुख्तलिफ एड्स देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो सारी की सारी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं और लोग उसको यूज़ करते हैं और अपनी कंपनी की जो सेल है उसको बढ़ाते हैं। सो मार्केटिंग जो है वो एक मेन जुज़ है जब भी किसी भी ब्रांड को आपने चलाना हो। आप देखते हैं कि मार्केट में अगर कोई बिस्किट आता है, इवन के वो फर्स्ट टाइम, वो कंपनी भी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है, तो उनकी एडवर्टीजमेंट टीवी पे बहुत ज़्यादा आती है, वो बार बार टीवी पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, फिर हमें हर दुकान पे, हर बेकरी पे वो बिस्किट नज़र भी आता है, बहुत ज़्यादा तादाद में हमें नज़र आने लग जाता है, हम उसको खरीदना शुरू कर देते हैं।
ये क्या है, ये मार्केटिंग है। तो शुरू में वो टीवी में लोगों को दिखाते हैं, जब लोग दुकानों पे जाते हैं उनको वो चीज़ नज़र आती है, लोग फिर उसको परचेज़ करते हैं। आस्ता आस्ता जब लोगों को वो चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर वो उसको जो है वो कीमत भी बढ़ा देते हैं, उसकी एडवर्टीज़मेंट भी कम कर देते हैं। तो ये क्या है, मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, जिनको यूज़ करते हुए लोग अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाते हैं और लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचाते हैं, लोगों की नज़रों से गुजारते हैं। जब तक लोगों की नज़रों से कोई चीज़ गुजरेगी नहीं तो आपकी मार्केटिंग, आपकी पब्लिसिटी नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। तो कंप्यूटर के ज़रिए ये सारा कारोबार हो रहा है। जैसे भी मैंने आपको बताया कि फेसबुक के ऊपर ऐड लगी होती है, यूट्यूब के ऊपर ऐड लगी होती है, टीवी में एडवर्टीजमेंट आती है, और सारे कंप्यूटराइज्ड है। अब वो वक्त नहीं रहा कि दीवारों के ऊपर पोस्टर्स लगा दिए जाएं, बैनर्स लगा दिए जाएं। अब ये दौर जो है वो चला गया, बहुत कम ये लोग ये जो है टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वरना मोस्टली ज़्यादातर 90% लोग जो हैं वो इस चीज़ को छोड़ के अब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ गए, मतलब कंप्यूटर के ज़रिए से मार्केटिंग करते हैं। और ये जो बैनर्स, फ्लेक्सेस वगैरह और लोगों के घरों में पम्फलेट फेंक जाना, ये अब इतना कामयाब नहीं है, लोग इसको पसंद नहीं करते। बल्कि लोग रुक के कहीं पे किसी भी पम्फलेट को, किसी भी बैनर को, किसी भी पोस्टर को पढ़ना पसंद नहीं करते। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है, हर बंदा बिजी है। तो कंप्यूटर जब वो बंदा यूज़ कर रहा होता है, अपनी पसंदीदा चीज़ देख रहा होता है, उसी के दरमियान में वो ऐड लगा देते हैं, जिससे वो बंदा मजबूर होता है कि वो 5 से 6 सेकंड उसको देखे। तो ये मार्केटिंग जो है ये कंप्यूटर के ज़रिए से पॉसिबल है, और कंप्यूटर के ज़रिए से मार्केटिंग बेस्ट होती है अगर इसको हम कंपेयर करें दूसरी जो फिज़िकल मार्केटिंग है। उसके बाद अब देखें ना, मार्केटिंग में लोगों को एक जगह दूसरी जगह फिज़िकली जाना भी नहीं पड़ता लोगों को अपनी प्रोडक्ट दिखाने के लिए, हम ऑनलाइन दिखा देते हैं, लोगों तक हमारी चीज़ जो है वो पहुंच जाती है। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो कंप्यूटर की वजह से सारी कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है, और आपको पता होना चाहिए हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है पाकिस्तान की या पूरी दुनिया की, वो सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड है। लोग स्टॉक एक्सचेंज का जितना भी हिसाब है वो सारा का सारा कंप्यूटर पे घर में बैठे देख सकते हैं, बजाय इसके कि मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास वो जाएं और वहाँ पे उनसे पूछें कि भाई आपका जो एनालिटिक्स है वो हमें दिखाएं। तो हम घर में बैठे उसको देख सकते हैं, इंटरनेट पर देख सकते हैं, मतलब न्यूज़ चैनल्स पर हमें दिखा दिया जाता है। तो किसी भी कारोबार का जो स्टॉक एक्सचेंज है, किसी भी मुल्क का, पूरे मुल्क का, वो सारा का सारा हम कंप्यूटराइज देखते हैं। उसके बाद बैंक्स हैं। अगर हम ऐसे कारोबार की बात करें जिसमें पैसे का लेन देन होता है, जैसे बैंक्स हैं हमारे पास, तो इनमें भी कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर के बगैर बैंक्स भी कामयाब नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि एटीएम मशीन एक बेस्ट एग्जांपल है इसकी। एटीएम की फुल फॉर्म याद रखनी है एंटी टेस्ट के वाले से, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये जो एटीएम है इसके ज़रिए से हम किसी भी टाइम अपने पैसे निकलवा सकते हैं 24/7। ये एक टर्म है 24/7, इसका मतलब है 24 घंटे और 7 दिन, यानी 24 आवर्स इन अ डे एंड 7 डेज इन अ वीक। तो इसका मतलब है कि कोई भी टाइम ऐसा नहीं है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे इनकी सर्विस ना हो। 24/7 का जहाँ पे लिखा नज़र आएगा इसका मतलब होगा 24 घंटे सर्विस है, ये कभी भी ऑफ नहीं होते। तो एटीएम जो है वो 24/7 सर्विस है, आप किसी भी टाइम वहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं, क्योंकि बैंक तो बंद हो जाते हैं। इसके अलावा बैंक में जितना भी काम हो रहा है, हमने चैप्टर नंबर 1 में MICR एक डिवाइस पढ़ी थी, वो कंप्यूटराइज डिवाइस है, उसके ज़रिए चेक रीड होता है। तो बैंक में जितना भी काम हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, पैसे ट्रांसफ़र करना, पैसे रिसीव करना, ये सारा का सारा किसकी वजह से पॉसिबल है? ये सारा का सारा पॉसिबल है बेसिकली कंप्यूटर की वजह से। और हम एक जगह से दूसरी जगह अपने पैसे विद इन सेकेंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये कोई मसला रहा ही नहीं। इसी वजह से लोगों के कारोबार बढ़ गए हैं। जैसे अगर एक बंदा अपनी कोई चीज़ जो है वो सेल करना चाहता है, मुल्क से बाहर चाइना में सेल करना चाहता है या अमेरिका में सेल करना चाहता है, तो वो ईज़िली कर सकता है। वो चीज़ उसे भेजना जो है वो पड़ेगी, बाकी पैसों का मामला अब कोई नहीं रहा, वहाँ से उसको पैसे जो हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये बड़ा ईजी हो गया कंप्यूटर की वजह से बैंक्स के जो पैसे हैं उनका लेन देन करना। ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे या बड़े शॉपिंग मॉल्स में गए हैं, जो कि यकीनन आप गए होंगे, तो आपने वहाँ पे देखा वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, और कंप्यूटर अगर वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए तो वो इतना बड़ा जो शॉपिंग मॉल है वो सिर्फ एक करियाने की दुकान रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितना भी अमला है वो सारा उसको हैंडल नहीं कर सकता। जितने भी फिजिकली लोग वहाँ पे मौजूद हैं, जो उनकी टीम है, वो उसको इतना हैंडल नहीं कर सकती जिस तरह कंप्यूटर कर रहा है। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, बिल कंप्यूटराइज्ड बनता है, बार कोड का काम होता है, डेबिट कार्ड्स वो रिसीव करते हैं, कंप्यूटराइज्ड हर चीज़ मौजूद है। हर चीज़ जो है उसके लिए अलग अलग उन्होंने
एरियाज़ बनाए हुए हैं, उनके ऊपर कैमराज लगे हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हैं? कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। और जो शॉपिंग मॉल्स वाले लोग हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कंप्यूटर की वजह से कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि अगर किसी ने बिजनेस करना है और वो उसमें कंप्यूटर को नहीं जानता, वो कंप्यूटर के ज़रिए से मार्केटिंग टेक्निक्स नहीं जानता, वो कंप्यूटर के ज़रिए से बिज़नेस को ग्रो करना नहीं जानता, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिज़नेस उसका उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज जो दुनिया है उसमें लोग हर बंदा कंप्यूटर को यूज़ करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर रहा है। इवन कि वो शख्स जिसको कंप्यूटर के बारे में पता भी नहीं है, तो वो शख्स भी किसी बंदे को हायर करके जो कंप्यूटर को जानता है अपने ये काम कर पा रहा है और अपनी कंपनी को जो है वो आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक दो चीज़ें मेंशन है जो एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप अंडरलाइन करें उनको, और इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 60 पे जो टेक्स्ट बुक है उसका डिपार्टमेंटल स्टोर वाले टॉपिक में वो कहता है कि जितने भी कैमराज लगे हुए हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, उन तमाम कैमराज की जो रिकॉर्डिंग्स है वो सारी के सारी सेव होती है वीसीआरस के ऊपर। वीसीआर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। और याद रखना ये किताब चूंकि पुरानी है, इसमें वीसीआर का जिक्र, आज वीसीआर नहीं बल्कि हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो वीसीआर की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। ये वीसीआर पहले हुआ करते थे जिनमें इतना इतना डाटा स्टोर हो जाता था, तो वहाँ पे कैमरास की रिकॉर्डिंग होती है। और इन बहुत ज़्यादा दिनों पुरानी भी रिकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहूँ कि एक महीना पहले इस डेट पे इस जगह पे क्या हुआ था तो मैं वो भी देख सकता हूँ। तो ये सीसीटीवी कैमरास जो लगे होते हैं वो सारे के सारे बेसिकली यही वर्क कर रहे होते हैं हमारे रोड्स के ऊपर भी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है ईशा का है, ग्लोबल बिजनेस क्या है? बेटे ग्लोबल का मतलब होता है दुनिया, ग्लोब कहते हैं दुनिया को, तो ग्लोबल दुनिया से निकला, दुनियावी। तो ग्लोबल बिजनेस का क्या मतलब है? ऐसा कारोबार जो पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। ठीक है, पूरे ग्लोब, अराउंड द ग्लोब फैला हुआ है। तो ग्लोबल बिजनेस जो है वो कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। कंप्यूटर के बगैर हम पूरी दुनिया तक अपना कारोबार नहीं पहुंचा सकते। आपने ऐसे ऐसे ब्रांड्स देखे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स हैं, वो ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो मुझे बता दें। सर आज जुम्मे की नमाज का टाइम दिया जाएगा? जुम्मे की नमाज का टाइम मुझे पता नहीं है कि क्या इनका स्केजुअल है। मेरा लेक्चर जो है वो तो 12:30 तकरीबन ऑफ हो जाएगा, तो जुम्मा तो उसके बाद ही होता है, तो मैं तो इसके बाद जाके जुम्मा पढ़ लूँगा। बाकी होप्स हो कि आपको भी टाइम दिया जाए, तो मैं बात कर लेता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको जुम्मे का भी टाइम मिल जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है जुम्मा जो है वो पहले ज़रूरी है, तो मैं बात कर लेता हूँ। बहरहाल उसके बाद अगला टॉपिक है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन, स्टूडेंट्स ऑफिस ऑटोमेशन का जो टॉपिक है, इसमें जो ऑफिस ऑटोमेशन है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम OAB कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। OA की फुल फॉर्म होती है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन से मुराद है कि जितने भी ऑफिस के वर्क हैं, वो कोई स्कूल का ऑफिस हो, वो कोई मतलब किसी भी बिजनेस का ऑफिस हो, कोई भी ऑफिस हो सकता है, बंदा कोई भी बिजनेस कर रहा है, टूर्स एंड ट्रैवलिंग का बिजनेस कर रहा है, डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे भी ऑफिस की बात आती है, जितने भी ऑफिस हैं वो भी कंप्यूटर की वजह से रन हो रहे हैं, कंप्यूटर की वजह से चल रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर आप एक ऐसे ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, जहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं पड़े हुए, कंप्यूटर्स पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, सारा काम रजिस्टर्स के ऊपर हो रहा है, और एक तरफ आप ऐसे ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे आप एंटर हुए तो वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, अगर एक बंदा कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ है और हर चीज़ जो है वो आपसे पूछ के कंप्यूटर पे एंटर करके आपका काम कर रहा है और आपको एक कंप्यूटराइज स्लिप जनरेट कर रहा है, तो वो वाला ऑफिस और ये वाला ऑफिस, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा हम अभी पुराने ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन इस ऑफिस में जाएंगे तो आपको अच्छा फील होगा और आपका दिल करेगा कि हम इस ऑफिस में नेक्स्ट टाइम मतलब इन लोगों से ही काम करवाएं जो कंप्यूटराइज काम कर रहे हैं। जबकि वो जो दूसरा ऑफिस है जहाँ पे पेपर पे काम हो रहा है, हमें वहाँ पे शक भी रहता है कि पता नहीं ये कोई चीज़ चेंज ना कर दें, तो जो कंप्यूटराइज रसीद होती है वो ज़्यादा जो है वो ऑथेंटिक होती है। तो हम लोग चाहे वो दूसरे लोग अच्छा काम कर रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम नहीं इस्तेमाल हो रहा, लेकिन हम फिर भी कंप्यूटराइज्ड पर्सन के पास जाएंगे क्योंकि उसने हमें एतमाद में ले लिया काम, चाहे वो इतना अच्छा ना कर रहा हो। तो ये चीज़ें होती हैं कि ऑफिस का वर्क जो है वो सारा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। अब ऑफिस ऑटोमेशन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं, मतलब डिजिटल हो चुकी हैं। जहाँ पे वर्ड डिजिटल का है आपने समझ जाना है, कंप्यूटर की बात हो रही है। ठीक है, अब ऑफिस ऑटोमेशन में पहली चीज़ जो है वो है DMS, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
जितना भी डॉक्यूमेंट्री काम है, जितना भी काम जो डॉक्यूमेंट का है, मतलब पेपर वर्क जितना हम कह सकते हैं, वो सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है ऑफिस के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि वो आपको एक स्लिप जनरेट करेगा जो कंप्यूटराइज्ड स्लिप होगी। बल्कि अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, आज से कोई 10-12 साल पहले की बात करें, तो तब जो है वो हाथ से लिख के वो आपको रसीद दी जाती थी। तो जो कंप्यूटराइज स्लिप होती है वो ज़्यादा मानी जाती है। इवन के आजकल जो हमारे दूध वाली दुकानें हैं उन्होंने भी कंप्यूटराइज स्लिप रख ली, क्योंकि लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, ये बिजनेस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो जितना भी पेपर वर्क है वो सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे, अपने कॉलेज में आपने देखा, स्कूल में आपने देखा, जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते थे, आपको कोई नोटिस दिया जाता था आपके घर तक पहुंचाने के लिए, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्री काम होता था, वो हाथ से लिखा नहीं होता था बल्कि कंप्यूटर से टाइप्ड होता है और वो प्रिंटेड होता है। तो ये सारा काम जो है वो किस में आता है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है DMS। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैसेज हैंडलिंग सिस्टम नंबर 2 पे, जो कि ऑफिस के अंदर ही आता है, मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमने एक कंपनी है और उस कंपनी ने जब एक दूसरे के साथ, उस कंपनी में जितने लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं, कोई फाइल सेंड करना चाहते हैं, तो अगर एक वो बिल्डिंग बड़ी है कि बार बार एक शख्स को अपने ऑफिस से उठ के दूसरे ऑफिस में, दूसरे रूम में जाकर किसी दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो कंप्यूटराइज्ड अब काम करेंगे, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ईमेल भेज देंगे, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये काम बड़ा आसान हो गया हुआ है कि हम मैसेजेस जो हैं वो इसके ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए सेंड करते हैं। और तीसरे नंबर पे है ऑफिस सपोर्ट सिस्टम अनेबल, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम अनेबल। इसका मतलब ये है ऑफिस सपोर्ट सिस्टम अनेबल का कि जो भी हमारे ऑफिसेज हैं उनमें जो भी कंपनी है, उनका जो हेड है, जो उनका चीफ एग्जेक्टिव है, जो ओनर है, वो अगर चाहता है कि एक मीटिंग कॉल करे, एक मीटिंग बुलाए, तो उसमें क्या होगा कि वो किसी भी पर्सन को अगर कहे कि मेरे ऑफिस में आ जाओ, तो हर बंदा हो सकता है कि उसके लिए पॉसिबल ना हो कि वो उठ के वहाँ से वहाँ पे आए। लेकिन अगर बॉस ये चाहता है कि उसकी मीटिंग हो जाए ऑन द स्पॉट इमीडिएटली, तो वो क्या करे? वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से वो एक मीटिंग कॉल कर लेगा। जैसे आपको पता है आजकल ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दिनों में जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे ओहदेदारान हैं, वो जब मीटिंग करते हैं तो वीडियो लिंक के ज़रिए से मीटिंग करते हैं। वो क्या है बेसिकली? वो ऑफिस सपोर्ट सिस्टम अनेबल है कि ऑफिस का जो वर्क है उनका, जो जहाँ पे उनको ऑफिस में जाना पड़ता था, अब अपने घरों में बैठे हुए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़रूरी है, तो इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है वो कंप्यूटर को ही, फिर वो वहाँ पे कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया। हमारा जो मुल्क बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम जिन क्राइसिस से गुजर रही है, उन क्राइसिस को जो है ओवरकम किया हुआ है कंप्यूटर ने काफ़ी हद तक। मैंने कल भी ये जिक्र किया था, अगर इंटरनेट की सर्विस ना हो तो लोग जो घरों में बैठे हुए हैं वो एक हफ्ते के अंदर जो है वो पागल हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। तो इंटरनेट ने जो है वो उनको संभाला हुआ है, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। तो इंटरनेट और ये जो कंप्यूटर की फील्ड है, इसने जो है वो हमें इस चीज़ से काफ़ी हद तक जो है वो सेव रखा हुआ है। हम लोग इजीली घर में बैठ सकते हैं, हम लोग इजीली एक दूसरे के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक जगह दूसरी जगह जाएं। जैसे आप लोग लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, तो ये भी इस चीज़ के अंदर आता है। तो ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर ये 3 पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास ई कॉमर्स है। स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स का जो टॉपिक है ये भी सिंपल है, आपको इसके बारे में पहले भी पता होगा और आपने सुन रखा होगा कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग ऑनलाइन कोई चीज़ सेल करते हैं, ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे शॉपिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ई कॉमर्स में आती हैं। ई कॉमर्स का मतलब है अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना, अपने बिजनेस को ऑनलाइन चलाना, ई कॉमर्स कहलाता है। और आज हमारे पास बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिजिकली दुनिया में है ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ एक वेबसाइट है और लोग उस वहाँ से चीज़ें सेल परचेज करें। जैसे OLX है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ज़मीन.com, बहुत सारी ऐसी पाकिस्तानी वेबसाइट्स के नाम ले रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन कारोबार कर रही हैं। Draz.pk है, बहुत सारी जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन ऑनलाइन अपने कारोबार कर रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ई कॉमर्स में आती हैं। अब एक बात याद रखनी है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि ई कॉमर्स का कारोबार अगर किसी शख्स ने करना है, तो
इंटरनेट की वो कौन सी सर्विसेज हैं जिनका होना ज़रूरी है, जिनको वो यूज़ लाजमी करेगा। जब भी किसी ने ई कॉमर्स करना है तो इंटरनेट की वो कौन सी मेन सर्विसेज हैं जिनके बगैर ई कॉमर्स मुकम्मल नहीं है। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास ईमेल आता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब भी ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है तो जब भी किसी बंदे से राबता होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक चाइना के बंदे से राबता किया, ई कॉमर्स कर रहा था, वो कोई मशीन बेच रहा था, कोई भी चीज़ बनाने वाली मशीन। तो मैंने उससे कहा कि भाई अपनी मशीन की जितनी भी डिटेल है वो मुझे सेंड करो। तो वो कहाँ भेजेगा, उसके पास एक फ़ाइल है जिसके अंदर मशीन की सारी डिटेल विद पिक्चर्स एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट फाइल। तो वो क्या करेगा, वो मुझे ईमेल करेगा, वो मुझे पूछेगा भाई अपना ईमेल सेंड करें, मैं आपको ईमेल भेज रहा हूँ, आप हर चीज़ चेक कर लें। तो वो ईमेल सेंड करेगा। तो ईमेल अगर ना होता तो फिर वो कैसे सेंड करता, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर बड़ी फाइलें सेंड नहीं हो पाती, ईमेल जो है इसका बेस्ट वे है। तो ईमेल जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जब भी हम किसी बंदे से इंटरेक्शन करते हैं अपने कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए, तो उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कई दफ़ा करनी पड़ जाती है, ताकि हमें श्योरिटी हो जाए कि चीज़ इसके पास मौजूद है, हम वीडियो के ज़रिए उसको देख सकें, क्योंकि तस्वीरों में वो चीज़ वाज़ेह नहीं हो पाती जो हम वीडियो में उसके ज़रिए देख लेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर देने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस हम कर लेते हैं। तो वीडियो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस ये भी इंटरनेट की ऐसी सर्विस है जो हमें यूज़ करना पड़ती है टू परफॉर्म ई कॉमर्स बिजनेस। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, जिसे हम ई शॉपिंग कहते हैं। नंबर 3 पे ई शॉपिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। तो ऑनलाइन ये इंटरनेट की सर्विस है जिसके ज़रिए से हम ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे चीज़ें खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो ये भी वो सर्विस है इंटरनेट की जिसके ज़रिए ई कॉमर्स हो रहा है, ये मेन सर्विस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसे हम ई बैंकिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अच्छा, ई बैंकिंग को साइबर बैंकिंग भी कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है इसका मतलब ये है कि जब सारी डील हो जाती है और पैसों के लेन देन की बात आती है तो वहाँ पे कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इन्वॉल्व होती है। और बैंक्स के ज़रिए से हम एक जगह दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने मनी को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजीली विद इन नो टाइम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पैसों का मसला है ही नहीं लेन देन का। ठीक है, तो जब सेल परचेज सारी हो जाती है, सारी हमारी हो जाती है, सारी डील हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत जो है हमें मिली हुई है, जिसकी वजह से हम पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और रिसीव कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आपको पता है वो कुछ सर्विसेज हैं जिनके ज़रिए जैज़ कैश, ईजी पैसा वगैरह, इनके ज़रिए से पैसों का लेन देन हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग अपने बैंक अकाउंट या वेस्टर्न यूनियन, पेपाल अकाउंट से इनको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इस्तेमाल था कंप्यूटर का ई कॉमर्स में, और ई कॉमर्स के अंदर ये इंटरनेट की वो 4 सर्विसेज थी जिनमें वो इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आगे है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब है सनतकारी, यानी सनतकारी में कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो सनतकारी में कंप्यूटर का जो मेन रोल है आज इस्तेमाल हो रहा है वो रोबोट्स का है। हमारे जो कंप्यूटराइज्ड रोबोट्स हैं वो सनतों में काम कर रहे हैं, और यही रोबोट्स जो हैं ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मैनुफैक्चर कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रहे हैं, उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एक बात याद रखनी है कि रोबोट से मुराद ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी मशीन हो जो इंसान की तरह दिखे। रोबोट का मतलब होता है ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन विच कैन डू टास्क विच इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमंस, यानी ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल है और वो ऐसे काम परफॉर्म करती है जो इंसान अगर करे तो उसके लिए डेंजरस हो, या इंसान कर ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा होगा, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं जो इंसान जो है उस तरह से काम नहीं कर सकता, मशीनें काम कर रही होती हैं। पैकिंग हो रही होती है बड़ी स्पीडली, बिस्किट के पैकेट्स हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, दूध के पैकेट्स हैं, उनकी पैकिंग इंसान नहीं कर सकता, अगर करेगा भी तो उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह मशीन करती है। इवन कि आजकल के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी पैकिंग, मोबाइल फ़ोन का बनना, वो भी आज एक एक बंदा नहीं बना रहा बल्कि मशीनें काम कर रही हैं। इस तरह से अगर हम फ्लोर मिल्स की बात करें, हम शुगर मिल्स की बात करें, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। ठीक है, तो जितनी भी स्टील मिल्स की बात करें वहाँ पे मशीनें काम कर रही हैं। तो इंसान वो काम कर ही नहीं सकता, उसके लिए डेंजरस है। तो वो काम जो इंसानों के करने के लिए डेंजरस है वहाँ पे फिर रोबोट इस्तेमाल होता है। तो हमारी सनतों में रोबोट्स हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो ये काम कर रही हैं। यहाँ पे 3 मशीन्स का जिक्र है नीचे बुक में, इसको आपने गौर से पढ़ना है, ये आपका टास्क है, इसमें से एमसीक्यू आ जाया करता है। ठीक है, जैसे वो एक मशीन का जिक्र कर रहा है, रीमेक RX32, एक पिक्चर उसने बनाई हुई है। वो कह रहा है एक मशीन है रीमेक RX32 3 एक्सिस, जिसके 3 एक्सिस हैं, 3 इसके जिस तरह बाजू होते हैं उस तरह 3 एक्सिस हैं इसके। सर्वो रोबोट है ये, विच फिट्स मशीन अप टू 300 टन्स
300 टन तक का जो वजन है जिस मशीन का, उसको आपस में जोड़ के एक मशीन नहीं तैयार कर सकता ये रोबोट। ये मशीन ऐसे काम करती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर एमसीक्यू पूछ सकता है कितने टन तक की मशीन को ये फिट करती है। उसके बाद वो कहता है कि M16IB20T फ्रॉम फैनक रोबोटिक्स। फैनक रोबोटिक्स अदारा है जो मशीनें बनाने वाला, उनकी तरफ से मशीन है जिसका नाम मैंने पहले बोला। विच कैन कैरी 20 किलोग्राम, जो 20 किलो का वजन उठा सकती है। एंड इट्स सूटेड टू इंजेक्शन मशीन अप टू अबाउट 800 टन, ठीक है। उसके बाद तीसरी मशीन है जो कि साइड एंट्री रोबोट है। इसके साइड पे जो है टच सिस्टम है, उसके ज़रिए एंट्री करके इसको कमांड दी जाती है W625H, और ये बनाई है विटमैन वालों ने, ठीक है। तो ये कुछ मशीन्स थी, जो कुछ रोबोट्स थे जिनका मैंने जिक्र किया। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, इसके बारे में आपको पता होगा CAD और CAM, यानी कि CAD और CAM। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से मुराद ये है कि कंप्यूटर के ज़रिए से डिज़ाइनिंग करना, ड्राइंग्स करना। जैसे कि आज आपने देखा होगा लोगो डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनीज़ के लोगोज़ बनते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के नक्शा जात तैयार होते हैं कंप्यूटराइज्ड। आप वहाँ सोसाइटी पे जाए, घर भी आपको नहीं नज़र आता, लेकिन उसका नक्शा पहले तैयार होता है, घर बने होते हैं तस्वीर में। वो क्या है बेसिकली, वो कैड किया गया है, पहले से कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग की गई है और पहले उसका नक्शा तैयार कर ली गई कि ये चीज़ ऐसे बनेगी। जब बाइक बनती है, जब गाड़ी बनती है, तो उसके पुर्जे जो हैं वो उनकी शेप्स पहले कंप्यूटर में डिज़ाइन हो जाती हैं। वो जो स्टाइल है उनका, वो जो मॉडल है उनका, वो पहले अप्रूव होता है और फिर जाके वो जो है वो बनती है मशीन। तो इस अमल को जिसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं, उस अमल को कैड कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं। और जब ये डिज़ाइन फाइनल हो जाता है तो हम इसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है हमारा रोबोट, मतलब मशीन, उसको ये डिज़ाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो मशीन इसी डिज़ाइन की, सेम इसी डिज़ाइन की जो है वो पुर्जे बना बना के बाहर निकालती है। इवन के जो स्क्रू बनते हैं, जो छोटे छोटे स्क्रू बनते हैं जिन्हें हम पेज कहते हैं, उनका भी डिज़ाइन जो है वो कंप्यूटर में जो है वो बनता है और बाद में मशीन में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है वो डिज़ाइन, तो वहाँ से वो चीज़ बनती है। तो ये जो अमल है कि कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन को देखते हुए मशीन जो है वो अब आगे पुर्जे बना रही है, कि काम कर रही है, इस अमल को कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर कहते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर जो है ये फास्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है और इसके ज़रिए से अगर हमने डिज़ाइन चेंज करना है तो इजीली हम डिज़ाइन बाद में चेंज भी कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट बन गई, अब अगर हमने चेंज करना है तो कंप्यूटर के ज़रिए से नई कमांड भेजी, मशीन नई चीज़ बनाना शुरू कर देगी। ऐसा नहीं है कि एक मशीन जो है वो सिर्फ एक ही तरह का पुर्जा बनाएगी हमेशा, अगले पुर्जे के लिए हमें नई मशीन लानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप उसी मशीन को नया डिज़ाइन देंगे तो वो नया पुर्जा नए डिज़ाइन का बनाना शुरू कर देगी। तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर है जो आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सिमुलेशन, जिसे हम सिमुलेशन भी कहते हैं। सिमुलेशन स्टूडेंट्स, सिमुलेशन से मुराद ये है, इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा ध्यान से, कोई ऐसा काम जो रियलिटी में अगर हम करें तो हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है, हमारे लिए मुश्किल आ सकती है। तो उस काम को हम इस तरह से करेंगे कि हमें लगेगा रियल में है, लेकिन वो एक्चुअली रियल में नहीं होगा, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन। ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके ज़रिए से हम वो काम कर सकते हैं जो हम रियल में नहीं कर सकते, लेकिन हमें ऐसे लगेगा जैसे हम रियल में कर रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम करेंगे ना जब वो काम, तो हमें ऐसे लगेगा जैसे हम रियलिटी में वो काम कर रहे हैं, जबकि वो रियल में हम कर नहीं रहे होते, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, एक पायलट है, उसकी ट्रेनिंग करनी है, तो पायलट की ट्रेनिंग जो है वो डायरेक्टली उसको एरोप्लेन में बिठा के नहीं की जा सकती। बाइक्स के केस में, गाड़ियों के केस में तो ऐसा हो जाता है कि बाइक पे बच्चे को बिठा दिया और उसे हम कहते हैं चलो भाई चलाओ इसको, तो वो अगर छोटा मोटा कोई नुकसान हो भी जाता है तो हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन एरोप्लेन्स के केस में जो है वो नुकसान जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ उसके ऊपर नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए फिर कंप्यूटर सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होते हैं। पायलट को एक रूम में बिठाया जाता है, उसे ऐसे लगता है कि ये जो है मैं एरोप्लेन में मौजूद हूँ, पता होता है उसको, ये नहीं है कि उसके साथ धोखा किया जाता है, उसे पता होता है, वो बहरहाल उस रूम में बैठता है और उसी तरह से जहाज़ को जो है वो ऑपरेट करता है, उसी तरह से एरोप्लेन को ऑपरेट करता है जिस तरह से रियल को करते हैं। तो अब अगर नुकसान होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्क्रीन पे नुकसान होगा, अगर वो क्रैश होता है तो रियल में क्रैश नहीं होता। तो तकरीबन 1 साल तक उसकी ट्रेनिंग इस तरह से ही होती है कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर की वजह से वो फिर सीख जाता है। तो ये जो कंप्यूटर सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स में भी इस्तेमाल होता है,
इसके अलावा एजुकेशन में भी इस्तेमाल होता है। एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करने हैं, तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए भी उसको मार्केट से सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जिसमें डिफरेंट केमिकल्स को मिला के मुख्तलिफ रिएक्शंस देख सकेगा। ठीक है। सो उसके बाद मेडिकल के फील्ड में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। मेडिकल से मुराद हमारा जो मेडिकल का शोबा है, जो बायोलॉजिकल फील्ड है, यहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, मेडिकल में अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आपको हर जगह कंप्यूटराइज सिस्टम नज़र आएगा। पेशेंट का रिकॉर्ड रखना है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखा जा रहा है। ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं और वहाँ पे जो भी स्टाफ है, उनका रिकॉर्ड रखना है, उनकी सैलरीज बनानी है, कंप्यूटर में बन रही हैं। जितनी भी वहाँ पे मशीनें चल रही हैं, एक्सरे मशीन हो गई, CAT स्कैनिंग की मशीन हो गई, ठीक है, वहाँ पे जितनी भी मशीनें हैं, जो टेस्टिंग मशीन्स हैं, वो सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड हैं। सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में मौजूद है। हर चीज़ को कंप्यूटर मॉनिटर कर रहा है। कोई ऐसा हॉस्पिटल आपने देखा ही नहीं होगा, हॉस्पिटल की बात करें, छोटे छोटे क्लिनिक्स की बात नहीं कर रहा, कोई हॉस्पिटल आपने ऐसा देखा ही नहीं होगा जहाँ पे कंप्यूटर ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई छोटा सा क्लिनिक देखा हो, वहाँ पे कंप्यूटर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर को ख़त्म कर दें हॉस्पिटल से, तो वो हॉस्पिटल जो है वो नहीं चल सकते। ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, अब मेडिकल की फील्ड में भी कंप्यूटर जो है वो यूज़ हो रहा है। जैसे इसमें सबसे पहला जो इसका यूज़ है मेडिकल की फील्ड में कंप्यूटर का, वो है पेशेंट मॉनिटरिंग। इसे ज़रा समझिएगा, पेशेंट मॉनिटरिंग। पेशेंट मॉनिटरिंग से मुराद ये है कि जो मरीज़ हैं उनकी देखभाल करने के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ फिल्म्स में या ड्रामों में आपने देखा होगा कि एक पेशेंट जो है वो अगर कहीं पे ICU में मौजूद होता है, तो हर वक्त उसके पास बैठना डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसकी बॉडी के साथ जो है वो कुछ वायर्स के ज़रिए से कुछ इंडिकेटर्स लगा दिए जाते हैं, जो कि वो पेशेंट तो बेहोश है, वो अपनी हालत नहीं बता सकता, तो हर वक्त डॉक्टर भी उसके पास नहीं बैठ सकता, डॉक्टर ने और भी काम करने हैं। तो फिर क्या करते हैं, उसके साथ इंडिकेटर्स लगा देते हैं, तो मशीन बता देती है कि इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया या लो हो गया है, इसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है या कम हो गई है, इसका शुगर लेवल क्या है, मशीन बता देती है कि इसके अंदर क्या कंडीशन चल रही है। ठीक है। तो पेशेंट मॉनिटरिंग से मुराद ये है कि कंप्यूटर्स पेशेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं आज। ठीक है। हर वक्त वहाँ पे एक बंदे का बैठना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है, अगर उसके सांस में, ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, तो सायरन बज जाता है, अलार्म बज जाता है, डॉक्टर फ़ौरन से आ जाता है। तो 24 घंटे मशीन उसको जो है मॉनिटर कर रही होती है। अगर ये ना हो तो एक बंदा उसके पास हर वक्त बैठना जो है ये पॉसिबल नहीं है आज के दौर में, हर बंदा मसरूफ़ है। ठीक है। तो कितना कोई बंदा बैठेगा टिक के उसके पास, तो इसलिए जो पेशेंट मॉनिटरिंग है उसके लिए भी कंप्यूटर आज इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। उसके बाद पेशेंट रिकॉर्ड है, जो मैंने आपको पहले बताया, पेशेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट्स, आपको पता है, अभी मैंने बताया कि पेशेंट रिकॉर्ड जो है वो सारा कंप्यूटराइज्ड है। पहले ऐसे हुआ करता था, आज भी कुछ छोटे मोटे क्लिनिक्स जहाँ पे कंप्यूटर नहीं है वहाँ पे ऐसे होता है कि वो पर्ची सिस्टम चल रहा होता है, कि वो पर्ची पे डॉक्टर दवाई लिख के देता है और वो कहता है कि अगली दफ़ा जब आओगे तो ये पर्ची लेके आनी, ताकि मुझे पता हो कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पहले इसको क्या प्रॉब्लम थी और मैंने इसको क्या मेडिसिन दी थी, तो अब इसकी क्या कंडीशन है। तो पुरानी अगर हिस्ट्री डॉक्टर के पास मौजूद हो तो उसके लिए पेशेंट को जो है वो क्योर करना आसान हो जाता है। सो रिकॉर्ड जो कंप्यूटर पे सेव होता है। अब अगर एक पेशेंट 2 साल बाद, 3 साल बाद भी आता है, तो वो जब अपना नाम और अपना नंबर बताएगा, फ़ोन नंबर, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो निकल के सामने आ जाएगा और 3 साल पुरानी हिस्ट्री भी सामने आ जाएगी। तो डॉक्टर को पता होगा इस बंदे को ये प्रॉब्लम भी रह चुकी है, मैंने इसको ऐसी मेडिसिन नहीं देनी कि वो पुरानी प्रॉब्लम भी दोबारा बाहर आ जाए। ठीक है, ये पुराना डिजीज़ भी दोबारा से नया हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये डॉक्टर को भी हेल्प देती हैं और पेशेंट का इलाज करने में भी मदद देती हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कंप्यूटर की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस, आपको पता है कि डायग्नोसिस से क्या मुराद है? देखिए, डायग्नोस का मतलब होता है कि पेशेंट को मुकम्मल तौर पे उसकी चेकिंग करना, मतलब इसके अंदर एक्सरे भी आ जाता है, इसके अंदर अल्ट्रासाउंड भी आ जाता है, इसके अंदर तमाम टेस्ट आ जाते हैं जो पेशेंट के किए जाते हैं। जैसे एक पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को समझ ही नहीं आती कि इसको मसला क्या है, तो डॉक्टर जो है वो टेस्ट लिख के देता है कि भाई तुम ये टेस्ट करवा लो। जब वो टेस्ट कराता है तो पता लगता है इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। खुदा ना हंसता अगर किसी शख्स को कैंसर हो, तो जहाँ पे टेस्टिंग का सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर जो है वो उसको समझ नहीं आएगी कि इसको क्या प्रॉब्लम है, तो उसको पेन किलर्स देता जाएगा, इस तरह वो बंदा आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज के दौर में ये चीज़ें पॉसिबल है, उनके कैंसर के इलाज भी आज जो है वो पॉसिबल है, जो हमारे
डेवलप्ड ममालिक हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, तो उसका जब टेस्ट किया जाएगा तो पता लग जाएगा अच्छा इसको इस हिस्से में जो है ये सेल है कैंसर का, ये प्रॉब्लम है इसको, तो फिर उसको इधर उधर की दवाइयाँ पेन किलर्स देने की बजाय वो उसको टू द पॉइंट इलाज करेगा तो उसके लिए बेहतर होगा। तो पेशेंट को डायग्नोस करने के लिए ये काम होता है। इवन के पाकिस्तान में भी ये सर्विस अवेलेबल है। अगर डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, उसको CAT स्कैन करवाएगा। CAT स्कैन से क्या मुराद है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी। ठीक है, CAT का मतलब है कि पूरी बॉडी का जो स्कैन होता है उसके अंदर कोई भी मसला है तो वो निकल आएगा, डॉक्टर को स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा इसकी पूरी बॉडी में क्या चल रहा है, इसकी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा सेल है जो कि इसे मसला कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल है किसमें, मेडिकल फील्ड में। उसके बाद एयरलाइन सिस्टम है। एयरलाइन सिस्टम आपको पता है जितने भी हमारे जो एरोप्लेन्स हैं या जितनी भी हमारी जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम है, जितना भी जो हवा में हम लोग भेजते हैं स्पेस में, ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटराइज्ड हैं। एरोप्लेन्स जब उड़ाए जाते हैं, जब भी पायलट्स उनको चलाते हैं तो उनके लिए समझना कि मैं ज़मीन के किस हिस्से पे मौजूद हूँ, तो उसको सामने जो है सैटेलाइट के ज़रिए से हर चीज़ नज़र आ रही होती है और वो लोकेशन का अंदाज़ा इस तरह से कर लेता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है टर्मिनल का क्या मतलब है। एक टर्मिनल मैंने आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर के साथ वो पार्ट्स जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर है तो उसके साथ मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये उसके टर्मिनल्स हैं। फिर नेटवर्क में मैंने आपको बताया था कि जो सर्वर है उसके लिए क्लाइंट्स जो हैं वो क्या हैं, टर्मिनल्स हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि पेशेंट रिकॉर्ड के टॉपिक में टर्मिनल है, तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ यहाँ पे इसका क्या मतलब है। यहाँ पे भी तकरीबन इस तरह से होगा कि जिससे किसी चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। पेशेंट रिकॉर्ड वाले टॉपिक में तो नहीं, आप बहरहाल एक जो पूरी लाइन इसकी अगर इस चैप्टर में है तो वो लिख के यहाँ पे कमेंट करें, मैं आपको उसका बताता हूँ कि यहाँ पे टर्मिनल से क्या मुराद है। टर्मिनल का आसान लफ्ज़ ये है कि किसी एक कंप्यूटर में किसी चीज़ को कोई चीज़ ऑपरेट कर रही है जिसके ज़रिए से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वो उसका टर्मिनल है। या सर्वर को हम क्लाइंट्स के ज़रिए यूज़ करते हैं तो क्लाइंट्स जो हैं वो क्या हैं, उसके टर्मिनल्स हैं। ठीक है, जिससे हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, जिससे हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। इस तरह से कंप्यूटर को किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, बाय यूजिंग माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह, तो ये उसके टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पे भी इसका यही मतलब है। ठीक है, ओके उसके बाद एयरलाइन सिस्टम के बाद आगे एजुकेशन है। कंप्यूटर का तालीम में क्या इस्तेमाल है इसके बारे में भी आपको पता है, आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा CBT इसके अंदर आती है एक, इसका इसका जो इसकी सर्विस है CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग का मतलब है कि कंप्यूटर के ज़रिए से किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग हासिल करना, ये कहलाता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। और दूसरी चीज़ है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर के ज़रिए से कोई चीज़ लर्न करना, समझना, सबक याद करना, जैसे आप ये कर रहे हैं, ये कंप्यूटर एडेड लर्निंग में आता है। आप कंप्यूटर एडेड लर्निंग कर रहे हैं कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर एड कर रहा है, आपको समझा रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है, तो पढ़ा तो मैं रहा हूँ लेकिन कंप्यूटर के ज़रिए से सर्विस मिल रही है आपको, बाद में भी आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो है और कंप्यूटर एडेड लर्निंग के ज़रिए से हर चीज़ को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। टाइम टेबल का भी प्रॉब्लम नहीं रहता, इवन कि हमें फ़िज़िकली किसी जगह पे जाना भी नहीं पड़ता और ये कॉस्टली भी ज़्यादा नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं और रिलेट करती हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग है, यानी कि हमारा जो महकमा मौसमियात वाले जो हैं वो जो मौसम की पेशन गोई करते हैं वो बेसिकली वेदर फोरकास्टिंग में आता है। और वेदर फोरकास्टिंग जो है ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है और कोई नजूमी नहीं बैठे हुए वहाँ पे जो बताते हैं कि प्रिडिक्शन करके बता रहे हैं कि ये हाल होगा मौसम का, ये हाल होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। हमारे पास 7 दिन की प्रिडिक्शन मौजूद होती है और वो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट होती है, कंप्यूटर सिस्टम होती है। तो जितने भी रडार लगे हुए हैं, जितने भी वर्क स्टेशन हैं, वो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करते हैं और फिर आगे कंप्यूटर में वो जो है वो सारी रीडिंग्स सेंड करते हैं और कंप्यूटर बता देता है कि अगर आज हवा का प्रेशर, हवा का दबाव, हवा की स्पीड, टेम्परेचर इतना है इस लोकेशन पे, तो कुछ दिन अगले दिन या अगले घंटे में इसका क्या एनालिसिस होगा। वो सारा एनालिसिस कैलकुलेट करके कंप्यूटर हमें बता रहा होता है कि ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। हमने एक दफ़ा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक दफ़ा उसको बता दिया अपना फॉर्मूला, तो उसके मुताबिक कैलकुलेट करके रीडिंग आती रहती है, वो बताता रहता है। ठीक है, पेशेंट रिकॉर्ड के फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में है जी, द डिटेल्स कैन बी व्यूड एंड अपडेटेड एट एनी टर्मिनल इन द हॉस्पिटल्स लैन नेटवर्क। देखें मैंने आपको पहले बताया कोई ऐसी चीज़ जहाँ से हम किसी एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, वो टर्मिनल कहलाता है। तो वो कहता है कि जो पेशेंट की कंडीशन है, जो कि जैसे कि उसने कहा है कि ये लाइन शुरू हो रही है यहाँ से
कि फॉर एग्जांपल इफ अ पेशेंट इज एडमिटेड इन वन वार्ड बट बीइंग सीन बाय अ कंसल्टेंट एंड रिसीविंग ट्रीटमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द हॉस्पिटल। एक पेशेंट जो है, एक पेशेंट वो हॉस्पिटल के एक डिपार्टमेंट में एडमिट है, एक वार्ड में एडमिट है, ठीक है। जैसे अगर आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाएं तो वहाँ पे हड्डी वार्ड अलग होती है, मतलब जो हड्डियों से ऑर्थोपेडिक वार्ड अलग होती है, ठीक है। इसी तरह से जो ब्लड बैंक होता है वो अलग होता है, हर वार्ड अलग है। तो पेशेंट एक जगह पे एडमिट है, लेकिन बाकी वार्ड्स वाले लोग, बाकी डिपार्टमेंट्स वाले लोग भी उसको मॉनिटर करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर और भी मसले मसाइल उसकी बॉडी में मौजूद हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि उनका एक नेटवर्क बना हुआ है, कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना हुआ है, और मुख्तलिफ वार्ड्स के लोग जो हैं वो उसको अपने अपने टर्मिनल से, जहाँ से वो उसको देख रहे हैं, अपने अपने एंड्स से, अपने अपने टर्मिनल्स से उसको देख रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ जो है, मैंने भी आपको बताया कि थ्रू वायर उसके साथ जो है वो इंडिकेटर्स लगाए जाते हैं। तो वो देख रहे होते हैं कि इस पेशेंट की क्या कंडीशन चल रही है, क्योंकि वो तो एक वार्ड में है, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। अब हर डॉक्टर अपनी अपनी वार्ड से उठ के उसके पास नहीं जाएगा, वो अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ, लैन नेटवर्क। आपको पता है लैन नेटवर्क क्या होता है, एक छोटा नेटवर्क। तो उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ही एक नेटवर्क बनाया हुआ है, और अपने अपने कंप्यूटर्स पे देख के, जो कि उसके टर्मिनल्स हैं उनके, वो वहाँ से उसको देख रहे हैं। टर्मिनल बेसिकली इसका उर्दू मायनी जो है वो एंड भी होता है, किनारा, ठीक है। तो वो अपने अपने एंड्स से उसको देख रहे हैं, टर्मिनल, ठीक है, जिससे वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने बता दी, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लें, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि कंप्यूटर का जो, अच्छा एक बात यहाँ है, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने। एक अदारा है स्पार्को, जो कि वेदर फोरकास्ट का डिपार्टमेंट है पूरी दुनिया में। स्पार्को एक ऐसा अदारा है जो कि मौसम की पेशन गोई जो है वो हमें पूरी दुनिया में पहुंचाता है। तो स्पार्को एक ऐसा अदारा है, इसको आपने याद रखना है। वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट है ये स्पार्को का। उसके बाद होम है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल घरों में कैसे है, होम में कैसे पॉसिबल है। सो घरों में कंप्यूटर का इस्तेमाल हम क्या क्या करते हैं, आप खुद से बहुत कुछ जानते हैं। इंटरटेनमेंट हम करते हैं, गेम्स खेलते हैं, बजट बनाते हैं, एक दूसरे से रब्ता करते हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट सिंप्लीफाइंग आवर वर्क प्रैक्टिसेस। कंप्यूटर जो है वो हमारी वर्क प्रैक्टिसेस कैसे सिंपल कर रहा है, हमारे काम कैसे आसान कर रहा है। ये भी आपको पता है कि आज कंप्यूटर के ज़रिए से हमारे लिए हर काम करना आसान हो गया। कंप्यूटर ने इतना ईजी कर दिया हमारे लिए, इतना ईजी कर दिया कि जो चीज़ का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम वो काम भी कर रहे हैं जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, हम वो चीज़ें भी कर रहे हैं। जैसे वो कहता है कंप्यूटर कैन वर्क मच फास्टर देन ह्यूमंस वर्क। एक काम जो इंसान करे और एक काम जो कंप्यूटर करे, तो कंप्यूटर ज़्यादा स्पीडीली ये काम कर सकता है, ज़्यादा क्विकली उसको परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आप कैलकुलेटर पे कोई कैलकुलेशन करें, आप अभी सोच रहे होंगे, बल्कि आप लिख रहे होंगे, तो उतनी देर में अगर ये काम कंप्यूटर से करवाया जाए तो वो कंप्यूटर जल्दी करके आपको आंसर दे देगा। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड और नीड रेस्ट। कंप्यूटर को रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर थकता नहीं है। जैसे ही मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है, और ये कैमरा जो है वो पहले लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक मेरा 4 से 5 घंटे चलता रहता है, इसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इंसान जो है, मैं अगर यहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा खड़ा हूँगा तो मुझे रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स कैन डू जॉब दैट वुड बी डेंजरस फॉर ह्यूमन। ये आपको पता है कंप्यूटर वो काम कर सकता है जो इंसानों के लिए डेंजरस है। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के पास सेव होती है जो कि हम सेव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ई कैट के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जिनको हम पढ़ा रहे हैं, इनका सारा रिकॉर्ड, जितना भी इनका रिकॉर्ड है, जितना भी आपने हमें रिकॉर्ड दिया हुआ है, वो सारा का सारा मैं अपने ब्रेन में सेव नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर ने किया हुआ है, बल्कि कंप्यूटर इससे ज़्यादा भी कर सकता है। कंप्यूटर कैन रिट्रीव इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली। कंप्यूटर में कोई चीज़ हम सर्च करेंगे जल्दी निकाल के दे देगा। इवन कि मुझे कोई बात कही जाएगी इंसान को, तो वो हो सकता है सोच के फिर उसका जवाब दे के, अच्छा उस टाइम पे ये हुआ था, याद करेगा। लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम कोई चीज़ सर्च करेंगे वो फ़ौरन सामने आ जाएगी। कंप्यूटर नेवर लूज और मिसप्लेस इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर में जो चीज़ हमने जहाँ रखी है वो वहीं पे होती है, वो उसको मिसप्लेस नहीं करता और वो उसको खोता नहीं है, लूज नहीं करता। अच्छा, उसके बाद है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है वो विद इन नैनो सेकेंड्स काम कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो कैलकुलेशन नैनो सेकेंड्स में परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तसलसल। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है उर्दू में तसलसल। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर से हम एक ही काम बार बार करवाएंगे ना, तो वो, अगर मैंने एक काम कंप्यूटर से 100 दफ़ा करवाया, ठीक है, 100 टाइम्स करवाया, तो लास्ट टाइम भी वो उस काम को उसी तरह से परफॉर्म करेगा जिस तरह से उसने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था, ठीक है। जैसे मैंने 1 घंटे का लेक्चर आपको दिया, कल मैं दोबारा इसी चैप्टर का लेक्चर आपको देता हूँ, फिर तीसरे दिन दोबारा इसी चैप्टर का लेक्चर आपको देता हूँ, तो करते करते एक मतलब 7वीं या 8वीं दफ़ा मैं उस फॉर्म में लेक्चर नहीं दूंगा जिस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम दिया, ठीक है। तो हम लोग एक काम को बार बार करके रिपीट कर करके थोड़े थक जाते हैं। जैसे दिन में अगर मैं 10 लेक्चर पढ़ा रहा हूँ,
तो ये कोरोना से पहले एक दिन में मैं 7-7 8-8 लेक्चर भी पढ़ाता था। तो 8वें लेक्चर में जाके वो चीज़ नहीं रहती जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपनी एनर्जी दी थी। तो वक्त के साथ इंसान जो है वो ढल जाता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो रिपीटेडली एक काम को परफॉर्म करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, वो थकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी के बाद वो कहता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो फास्ट तो है, कंसिस्टेंट भी है, लेकिन उसकी प्रिसीजन भी है। कंप्यूटर हमें सही आंसर देता है, प्रिसाइज आंसर देता है, मुकम्मल आंसर देता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्यूटर हमें थोड़ा सा आंसर दे के छोड़ दे। जैसे मैथमेटिक्स है, हम लोग मैथमेटिक्स में 2 नंबरों को डिवाइड करते हैं और सर हमें कहते हैं कि पॉइंट के बाद 2 से 3 डिजिट्स काफ़ी हैं। लेकिन हम लोग अगर कंप्यूटर से करवाएं, कैलकुलेटर से करवाएं, तो पॉइंट के बाद 12 टू 13 डिजिट्स भी हमें दिखा देगा। वो उसकी प्रिसीजन पूरी होती है। ठीक है। उसके बाद रिलायबिलिटी है, कंप्यूटर रिलायबल है, बाएतमाद है, हम उस पर एतमाद करते हैं। कंप्यूटर हमें जो आंसर देता है हम उस पर एतमाद करते हैं, हमें अपने आप पे एतमाद नहीं होता। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी मज़ेदार, कि स्टूडेंट्स जब पेपर देते हैं ना, एग्जाम्स में बैठे होते हैं मैथमेटिक्स के, तो उन्हें पता होता है कि इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आना है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं होता, वो फिर भी कैलकुलेटर पे करके देखते हैं। जैसे इवन कि अगर हमने 5 इंटू 8 करना है, हमें पता है कि 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है, तो लिखने के बजाय हम कैलकुलेटर पे श्योर कर लेंगे श्योरिटी के लिए कि भाई यही है ना आंसर, ये ना हमसे गलती हो जाए। तो हम उस पर यकीन कर रहे हैं, लेकिन अपने आप के ऊपर हमें इतना यकीन नहीं है। हम अपने आप के लिए इतने रिलायबल नहीं है जितना वो हमारे लिए रिलायबल, हम उस पर डिपेंड हैं। तो आज कंप्यूटर जो है उस पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। आपने इस चैप्टर में ये समझा कि कंप्यूटर जो है ये इस पर आज हम डिपेंड हो चुके हैं और हमारे हर काम जो है वो कंप्यूटर इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। एक दो एमसीक्यूज हैं जो एक्सरसाइज के मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। जैसे सीबीटी की फुल फॉर्म उसने पूछी है, तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये गौर से सुनिएगा, इसमें से एक दो एमसीक्यू मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा, द बेनिफिट ऑफ सीएडी में बी समड अप एज, सीएडी के कंप्यूटर, सीएडी का क्या मतलब है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके क्या क्या फायदे हैं? एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। एक्यूरेसी का मतलब है कि बिल्कुल दुरुस्त काम करता है, तो ऐसे ही है जब हम डिजाइनिंग करते हैं कंप्यूटर के जरिए से वो सही करेगा। हमारी तरफ से गलती हो सकती है, हमने जो उसे कहना उसने वही करना। उसके बाद रिपीटेबिलिटी, बार बार एक चीज़ को परफॉर्म करना कंप्यूटर कर सकता है। स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, स्पीड ज़्यादा है और फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद लचक है, मतलब एक काम को हम अगर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। ठीक है। कंप्यूटर एट होम कैन बी यूज्ड, घरों में कंप्यूटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है? कीपिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड रखने के लिए, मेकिंग बजट्स, या वाचिंग मूवीज, या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आंसर है, ये तमाम चीज़ों के लिए कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, वीसीआर की फुल फॉर्म पूछी हुई है उसने, फिल इन द ब्लैंक है एक आपकी बुक में, इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने बताई आपको कि वीसीआर स्टैंड्स फॉर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है? कोडिंग एक में सिर्फ थ्योरी है ना कोडिंग? बेटे सेकंड ईयर में कोडिंग है, आपने कोडिंग करनी नहीं है। ठीक है, आपने कोडिंग नहीं करनी, आपको एमसीक्यूज आने हैं, उसमें प्रोग्राम लिखा होगा और आपने उसकी आउटपुट बतानी है या उसका एरर बताना है। उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपने आंसर बताना है। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम सेकंड ईयर का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये आज चौथा चैप्टर है, पीछे रहेंगे 6 चैप्टर, तो 6 दिन के बाद हमारी सेकंड ईयर शुरू होनी है। तो मैंने पहले आपको सी लैंग्वेज पढ़ानी है, तो सी लैंग्वेज में से कोडिंग आती है, आपने करनी कोडिंग नहीं है, लेकिन आपको कोडिंग आई होगी, आपने बताने इसकी आउटपुट क्या है, इसका एरर क्या है, या इसमें ये चीज़ ऐसे, वो एमसीक्यूज पूछेगा, वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। ठीक है, तो वो मेन चीज़ हमारी सेकंड ईयर ही है, मेन चीज़ हमारी कोडिंग है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बताया, ये लाइनें आप पढ़ें तो आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उस बारे में परेशान नहीं होना, जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको हर ट्रिक मैं उसके वाले से बता दूंगा कि किस तरह से हमने एमसीक्यू को समझना है। ठीक है।